हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई एम शुभ महाजन, योर फैकल्टी फॉर जनरल स्टडीज़। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल पे आपको जो है सब इंस्पेक्टर की क्लासेस शुरू होने वाली हैं या इस क्लास से जो है शुरू हो गई है। तो आपका जो जेकेपी सब इंस्पेक्टर का आज से क्लास 1 शुरू हो जाएगा। ठीक है, जनरल स्टडीज़ की अगर बात की जाए, बड़ा ही जो है वास्ट सब्जेक्ट है। हर एक सब्जेक्ट की आपको जो है ना करते हुए कोई 20-25 क्लासेस जो है अटेंड करनी ही पड़ेगी, तब जाके आपका जनरल स्टडीज़ का जो है सिलेबस कवर हो पाएगा। और उसके बाद आप हमारी स्ट्रेटजी जानते ही हैं, हमने आपको एमसीक्यू सीरीज़ वगैरह शुरू करवानी है। तो आज की आपके सेशन से जो है क्या शुरू होगा, जेकेपी सब इंस्पेक्टर का कौन सा हम सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं, वो आता है आपका इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। और जो आज की आपकी क्लास होगी वो होगी क्लास नंबर 1। हाँ, पहली क्लास है, थोड़ी लंबी हो सकती है, उसके लिए मुझे माफ़ पहले ही कर देना, पर ये क्लास आपके लिए बड़ी ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। ये डाटा 100% ऑथेंटिक है, उसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। और आपके सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जो बड़ा ही आपके लिए क्या होने वाला है, बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए, आपको पता है हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये हमारे देश का आता है सुप्रीम लॉ। ठीक है, हमारे देश का जो सुप्रीम लॉ है वो क्या आता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है। हमारे देश में जो भी पावर्स हैं, ठीक है, जैसे जो भी डिग्नेटरीज आते हैं, जैसे पीएम आ गए, ठीक है, पीएम हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, सुप्रीम कोर्ट होगी, जजेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, ये सब आपको पता है एक बड़ी ही पावरफुल पोस्ट है। पर इनको सबको पावर किसने दी है, वो दी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, कोई भी चीज़ हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर नहीं है। ठीक है, कोई भी पर्सनैलिटी अगर अपनी पावर्स का यूज़ कर रहा है तो वो पावर्स उनको किसने दिया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दी है। ये चीज़ याद रखना। तो आज की आपकी जो क्लास नंबर 1 होगी, इसमें हमने ये जानना है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना क्या है, कैसे है। हिस्ट्री इन द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, हर चीज़ का जो है क्या होता है, एक इतिहास ज़रूर होता है। अगर देखिए ना, हम ब्रिटिशर्स के द्वारा कॉलोनाइज थे, अगर हम गुलाम थे तो आज़ाद कैसे हुए, उसके पीछे पूरी की पूरी हिस्ट्री है। और हम गुलाम कैसे हुए या हम कॉलोनी कैसे बने ब्रिटिशर्स की, उसके पीछे पूरी हिस्ट्री है। अगर हमारे देश में जब ब्रिटिशर्स नहीं थे, उनसे पहले हमारे देश में कौन थे, तो हम वो सब कुछ जो है कैसे पढ़ना है, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना है ना। तो चलिए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। ठीक है, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसके द्वारा बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एक वो ऐसी जो है एक ऑर्गेनाइजेशन थी या एक ऐसा ग्रुप था लोगों का, जो लोगों के द्वारा चुना गया। वो पॉलिटिकल लीडर्स थे जिन्होंने इलेक्शंस में पार्ट लिया, और उनको जब वो जीते तब हमारे देश की जनता ने उस समय इनको क्या दी, परमिशन दी, क्या करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। जो टाइम पीरियड है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, वो आता है हमारा 1946 से लेकर 1949 का। और उसी के बीच में जो है सब कुछ क्या होना है, हमारा जो है सिनारियोस चलने हैं। क्या बताया आपको, सबसे पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा। अब देखिए, 1934 में क्या होता है, हमारे देश में सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का आइडिया दिया जाता है। ठीक है, इन 1934 द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर इंडिया वॉज पुट फॉरवर्ड बाय द फर्स्ट टाइम एम एन रॉय, ए पॉइनर ऑफ द कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या चीज़ याद रखनी है, हमारे देश में सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड किन्होंने की थी, वो थे एम एन रॉय थे। जो क्या थे, एक प्रेसिडेंट थे किसके, कम्युनिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया के। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया साउथ इंडिया में जो सबसे ज़्यादा एक्टिव है, उस पार्टी के उस समय के जो प्रेसिडेंट एम एन रॉय, इन्होंने हमारे देश में सबसे पहली बार आइडिया दिया था कि भाई हमारे देश की अपनी असेंबली होनी चाहिए, जो हमारा क्या करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। चलिए, इन्हीं की जो है सजेशन को इम्प्रोवाइज़ किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। 1935 में एक साल के बाद जो है फिर क्या होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या करती है, वो भी ऑफिशियली डिमांड करती है कैसी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो क्या करेगी, हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगी। ठीक है, अब 1938 में क्या होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू कितना बड़ा फेस थे इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ही ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। ठीक है, इन्होंने बोला चलिए, हमने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड तो की, पर हम एक और चीज़ अब 1938 में डिमांड कर रहे हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगी ना, इसके सारे मेंबर्स कौन होंगे, इंडियंस होंगे।
ठीक है, कौन होंगे सारे मेंबर्स? इंडियंस होंगे। कोई भी आउटसाइड इंटरफेरेंस का मतलब हो गया इसमें कोई भी ब्रिटिशर नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आपने सुना होगा कभी साइमन कमीशन के बारे में, ठीक है, साइमन कमीशन भी क्या थी? एक ऐसी कमीशन आई थी हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने, जिसके सारे मेंबर्स कौन थे? ब्रिटिशर्स थे। इन्होंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा बनाएंगे हम लोग, साइमन कमीशन की तरह हमारे साथ फ्रॉड नहीं होना चाहिए, और जो कॉन्स्टेंट असेंबली के मेंबर्स होंगे दे विल बी इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी। एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब होता है राइट टू वोट। ठीक है, जिस पर्सन के पास वोटर कार्ड होगा, ठीक है, वही क्या करेगा? उसको चुनेगा। इसका मतलब आप क्या है? सिंपल, आपने क्या किया? इलेक्शंस में खड़े हुए, लोगों ने आपको जितवाया तो बोला कि हाँ भाई आप हमारे लिए पूरी तरह से सूटेबल हो, आप पूरी तरह से जो है एक परफेक्ट जो है एग्जाम्पल हो, एक परफेक्ट मॉडल हो हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। वही पर्सन जो है क्या करेगा? फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में योगदान देगा अपना। ठीक है। अब एक और चीज़, सबसे ज़रूरी चीज़, पहले तो आपको मैंने क्या बताया था, हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? वो बनाया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने। पर एक और चीज़ याद रखना, अगर आपसे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है हमारे देश में कैसी बनी, इट वॉज फॉर्म्ड अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। देखिए, आप जानते हैं 1947 में हम आज़ाद हो गए थे, ठीक है, ये आ गया 1946। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, 1939 से लेकर 1945 का जो टाइम पीरियड था ना, ये ब्रिटेन के लिए इंडिया में और पूरी दुनिया में क्या था? बड़ा ही ज़्यादा बकवास था। अब क्यों? क्योंकि देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अगर आपको पता होगा ये इसी टाइम पीरियड पे हुई है। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब इंग्लैंड ने सोचा था कि भाई हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्ट लेंगे तो हम जीत जाएंगे और हम बहुत बड़ी जो है पावर बन जाएंगे पूरी दुनिया में। पर ऐसा नहीं हुआ। इंग्लैंड की बुरी हालत होगी और इतनी देर में हमारे इंडिया में इतने ज़्यादा इवेंट्स होना शुरू हो गए थे, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट लगा लो, इंडियन नेशनल आर्मी का हमारे देश में जो है कितना बड़ा अटैक हुआ था। तो इंग्लैंड किसी तरह से हमारे देश को सस्टेन नहीं कर पा रहा था। तब इंग्लैंड ने सोचा कि हमें क्या करना चाहिए, इंडियंस की डिमांड एक तो आज़ादी वाली और दूसरी कौन सी डिमांड? कॉन्स्टिट्यूशन होने की, वो डिमांड को हमें जो है पूरा करना चाहिए। अब ब्रिटेन ने क्या किया? एक डेलीगेशन भेजी हमारे इंडिया में 1946 में, जिसको क्या कहा जाता है? कैबिनेट मिशन प्लान कहा जाता है। ठीक है, एक तो ये चीज़, क्या मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये हमारा किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली किसके अंडर बनी थी? कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर। ठीक है, ये कैबिनेट मिशन प्लान जो है हमारे इंडिया में आता है, 3 लोग उसके मेंबर थे। एक आते हैं सर एवी अलेक्जेंडर, दूसरे आते हैं पैथिक लॉरेंस और तीसरे आते हैं सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है, ये 3 लोग हमारे इंडिया में आते हैं। ठीक है, जहाँ पर भी ये सपोज कर लो दिल्ली में जाते हैं। दिल्ली में क्या करते हैं? सारे हमारे देश के उस समय बड़े लीडर्स को बुलाते हैं, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, इंक्लूडिंग महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जितना, जितने बड़े आप जो है लीडर्स कह सकते हैं, इन सबको बुलाया गया। इन्होंने उनको एक सिंपल सी बात कही कि भाई हम आपके देश को करने लगे आज़ाद। ठीक है, हम लीडर्स की जो है या हमारे देश की उस समय लड़ाई क्या थी? आज़ादी के लिए लड़ाई थी ना। हमने बोला तो दीजिए भाई, आज़ादी दे दीजिए। इन्होंने बोला हम आपको ऐसे आज़ादी नहीं दे सकते हैं, हम आपको ऐसे आज़ाद नहीं करेंगे। आपको हम तभी आज़ाद करेंगे जब आप क्या करेंगे? अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन आप तब तक नहीं बना सकते जब तक आपके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स जो हैं इलेक्शंस के द्वारा चुने ना जाएंगे। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन प्लान ने बोला कि भाई इलेक्शंस करवाइए इंडिया में, और इलेक्शंस के जो रिजल्ट होंगे, जो लोग जीते जाएंगे, वही इलेक्शंस वही क्या करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ओरिजिनल बेस है ना, वो आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। इसके बारे में हमने अलग से एक पूरी डिटेल वीडियो करनी है, तो वो आप टेंशन मत दीजिएगा। फिलहाल आपने याद रखना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेस क्या आता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। इसका मतलब हमारे पास पहले ही एक तरह के नोट्स पड़े हुए थे, हमने उन्हीं के ऊपर क्या की? एडिशन की है। ठीक है, और इसी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा जाता है? बैग ऑफ बोरोइंग भी कहा जाता है, क्योंकि हमने बड़ी कंट्रीज से क्या किया हुआ है? ठीक है, बड़ी कंट्रीज से क्या किया हुआ है? अपने कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ें डाली हुई हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, क्या आते हैं? फंडामेंटल राइट्स आते हैं ना। फंडामेंटल राइट्स अगर आपसे पूछा जाएगा कहाँ से लिए हैं ये हमने लिए हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। ठीक है, तो चलिए उसको फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इन्होंने क्या बोला था? इलेक्शंस करवाइए और इलेक्शंस में जो जीतेगा वही क्या करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे देश का उस समय क्या हुआ, फिर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया इलेक्शंस बनाने करने के लिए।
जैसे अगर आपको पता होगा अभी हमारे लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी आती है, 552 सीट्स आती है। ठीक है, ये तो आपको पता होगा लोकसभा की कितनी सीट्स हैं, 552 हैं। उस समय इन्होंने हमारे देश में, पूरे देश में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के इलेक्शंस के लिए कितनी सीटें बनाई थी, 389। ये चीज़ आपने याद रखनी है, टोटल सीट्स कितनी थी, 389 थी। ठीक है, और एक और चीज़, इसके बंटवारे करने आपने दो। ठीक है, क्या करना है, इसकी डिवीजन करनी है आपने दो। 389 को आपने दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक आता है आपका, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, 389 का एक पार्ट आपका आएगा 296 और दूसरा आएगा 93। ये जो 296 था ये था ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, क्या था ये था ब्रिटिश इंडिया आता था। ठीक है, और दूसरा जो 93 था ये था प्रिंसली स्टेट्स। ये क्या चीज़ है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये तो आप जानते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर के बारे में तो आप जानते ही हैं ना, जम्मू कश्मीर ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड पे महाराजाओं के द्वारा रूल किया जाता था। जैसे उस समय जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात चल रही है या हमारे देश की आज़ादी की बात चल रही है, तब हमारे स्टेट के महाराजा कौन थे, महाराजा हरि सिंह थे। वैसे ही बड़ी ऐसी स्टेट्स थी, जैसे जूनागढ़ लगा लो, आप हैदराबाद लगा लो, ये कुछ ऐसी स्टेट्स थी जो क्या थी, राजाओं के द्वारा रूल की जाती थी। इन्हीं को कहा जाता था प्रिंसली स्टेट्स। तो टोटल हमारे देश में उस समय प्रिंसली स्टेट्स को कितनी सीटें दी गई, 93। और 296 आगे ब्रिटिश इंडिया, वो ऐसी स्टेट्स जहाँ पे ब्रिटिश हुकूमत डायरेक्टली जो है क्या करती थी, रूल करती थी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई। क्या बताया मैंने, टोटल स्ट्रेंथ थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की 389, जिसमें से 296 सीट्स जो है किनके पास थी, ब्रिटिश इंडिया के पास। 93 किनके पास थी, प्रिंसली स्टेट्स के पास। ठीक है, एक और चीज़, 296 की अगर सीट्स की बात की जाए ना, उसमें से 292 मेंबर्स जो हैं वो क्या थे, 11 गवर्नर प्रोविंसेस में से थे और 4 थे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। ठीक है, ये जो 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस की मैं बात करूँ, आप एक तरह का लगा लीजिए, जैसे आज के टाइम पे हमारे देश में 8 यूनियन टेरिटरीज है ना, वैसे ही ये उस समय 4 क्या थी, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थी। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 296 में से 4 सीट्स और बाहर निकालनी है, जो क्या आएंगी, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस की तरह। और इसको अगर आपने याद रखना है तो आप एक तरह का मतलब याद रखिए कि ये उस समय क्या हो गया, जैसे आज के टाइम पे यूनियन टेरिटरीज होती हैं, वैसे ही क्या थी वो उस समय चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थी। और ये मैं आपको चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस बता दूं, ये कौन कौन सी थी। ये आती है एक दिल्ली, ठीक है, फिर आती है अजमेर, ठीक है, फिर आती है आपकी कुर्ग, और फिर आती है बलूचिस्तान। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब एक और चीज़, अब आपसे अगर पूछा जाए वहाँ पे सीट्स की एलोकेशन के बारे में, एक चीज़ याद रखना, एक सीट के ऊपर कितनी पॉपुलेशन आती है, कोई अराउंड 1 मिलियन पॉपुलेशन। ठीक है, 1 मिलियन मुझे अभी पता नहीं है कितने होते हैं, 10 लाख होते हैं, 5 लाख होते हैं, तो आप रफली सोच लीजिए कि एक 5 लाख की पॉपुलेशन के ऊपर एक सीट थी। मतलब 389 टोटल जितनी सीटें हैं उसमें से एक सीट अगर निकाल लें तो उसकी पॉपुलेशन कितनी थी, 5 लाख या 10 लाख पर्सनस की जो है उनके ऊपर सीट को तोड़ा गया था। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब एक और चीज़ ये आ गया आपके, एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो आपकी, ये जो मैंने पूरा ये बताया ना कि एक सीट की पॉपुलेशन कितनी थी, 10 लाख थी, ये आते हैं 296 सीट्स के ऊपर। अब जो रिप्रेजेंटेटिव थे प्रिंसली स्टेट्स के, ये नॉमिनेट किए जाते थे प्रिंसली स्टेट्स के हेड के द्वारा। जैसे सपोज करो जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, सपोज कीजिए उस समय अगर एक सीट हमारे जम्मू एंड कश्मीर की जो थी उसमें से गए आप लगा लीजिए शेख अब्दुल्ला गए। ठीक है, शेख अब्दुल्ला गए वहाँ पे। ये चीज़ याद रखना, ये जो शेख अब्दुल्ला वहाँ पे गए थे ना हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने, ये इलेक्शंस के द्वारा नहीं चुने गए थे, इनको किन्होंने चुना था, महाराजा हरि सिंह ने। तो जो प्रिंसली स्टेट्स के जो हेड थे उनके पास जो है पावर थी क्या करने की, किसी को भी नॉमिनेट करने की। ठीक है, और बाकी जगह जो स्टेट्स हमारे रेस्ट ऑफ इंडिया में थे वहाँ पे क्या थे, इलेक्शंस के थ्रू उन्होंने चुने जाना था। चलिए अब आगे चलते हैं, रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शंस के बारे में बात करते हैं। जो इलेक्शंस हुए थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, ठीक है, जो इलेक्शंस हुए थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के 296 सीट्स के, वो जो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस को थे वो कब हुए थे, जुलाई अगस्त के 1946 में। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। यहाँ पे 296 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जो 93 सीट्स थी इनके ऊपर इलेक्शंस नहीं हुए थे, क्योंकि इनको जो है पावर थी क्या करने की, नॉमिनेट करने की किसी एक मेंबर को अपनी स्टेट से। अब एक और चीज़, अब आता है रिजल्ट के बारे में अगर बात करते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा तो हुआ है पर एक फिर से आपको चार्ट बता दूं।
सबसे ज़्यादा सीट्स जीती थी किसने? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। कितनी? 208। ठीक है, 73 सीट्स जो है किन्होंने लिखी थी जीती थी? मुस्लिम लीग ने। ठीक है, किन्होंने जीती थी? मुस्लिम लीग ने जीती थी। और उसके बाद 15 सीट्स किन्होंने जीती थी? इंडिपेंडेंट ने। ठीक है, किन्होंने जीती थी? इंडिपेंडेंट ने। ये चीज़ आपने याद रखनी है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 208 सीटें जीती, मुस्लिम लीग ने 73, और जो 15 सीटें क्या थी वो थी एक इंडिपेंडेंट सीट्स। और एक और चीज़, 93 जो सीट्स थी जो प्रिंसली स्टेट्स को दी गई थी ना, ये फिल नहीं की जाएगी की गई। क्यों? क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स थे इनके जो नॉमिनेशन थे या इनके जो मेंबर्स थे, इन्होंने बोला हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में किसी तरह का योगदान नहीं देंगे। जैसे जम्मू कश्मीर की ही बात करते हैं, अगर वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट थी तो वो क्यों हम उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जिसका वो एक तरह का क्या हो जाएंगे? पार्ट बन जाएंगे। तो प्रिंसली स्टेट्स ने क्या किया? रेफ्रेन किया अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से। इन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि भाई अगर हम इंडिपेंडेंट हैं तो हम फिर आपके पार्ट क्यों बने, हम क्यों अपनी इंडिपेंडेंस को क्या करें? कॉम्प्रोमाइज़ करें। ठीक है, ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो सीट्स थी कॉन्स्टेंट असेंबली की जो प्रिंसली स्टेट्स की थी, क्या वो फिल की गई थी? सिंपल आंसर आएगा नहीं, क्योंकि उन्होंने पार्ट ही नहीं लिया था। और यहाँ पे रिजल्ट अगर आपसे पूछा जाएगा, सबसे ज़्यादा सीटें किनकी आई थी? 208 आई थी किनकी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की। 73 आई थी मुस्लिम लीग की, और 15 किनकी? इंडिपेंडेंट लोगों की। यहाँ तक आपको समझ आ गया? तो चलिए फिर आगे चलते हैं। अब आती है इंपॉर्टेंट डेट्स। ठीक है, अब आती है इंपॉर्टेंट डेट्स जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा ही जाएगा। अगर नहीं आया, मतलब अगर एग्जामिनर ने सोचा कि क्या कहते हैं, मैं हिस्ट्री इन द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा तो उन्होंने इंपॉर्टेंट डेट्स पूछनी ही पूछनी है। देखिए, जुलाई अगस्त में हुए इलेक्शंस हो गए ख़त्म, मेंबर्स जो है चुन लिए गए। अब उन्होंने क्या करना है? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए ही बैठना है ना। तो ये इनकी सबसे पहली मीटिंग जो है कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। ये आपने याद रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का सफ़र हमारा जो फर्स्ट डे था, ठीक है, जो फर्स्ट डे था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का सफ़र, वो कब शुरू होता है? 9 दिसंबर 1946 को। और एक और चीज़ मैं बता दूं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको टाइम कितना लगा है? 2 साल लगे हैं, 11 दिन। ठीक है, 2 ईयर्स 11 डेज 2 ईयर्स 11 मंथ लगे हैं, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हैं, जो शुरू कब होते हैं? 9 दिसंबर को, और ख़त्म कब होते हैं? ये ख़त्म होते हैं 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अब एक और चीज़, मुस्लिम लीग ने जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में भी जो है बॉयकॉट कर दिया था, क्योंकि रिजल्ट देख लीजिए ना यहाँ पर कितना बड़ा जो है डिफरेंस है। तो मुस्लिम लीग ने जो है अपनी क्रेडिबिलिटी देख ली, उनको पता चल गया कि भाई हमारे यहाँ पे लोकल सपोर्ट नहीं है। तभी फिर उन्होंने जो है पाकिस्तान के बारे में डिमांड करना शुरू कर दी थी। तभी पहली मीटिंग जो है इनकी खाली 211 मेंबर्स के द्वारा अटेंड की गई थी। और एक और चीज़ बता दूं, यहाँ से आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। देखिए, 9 दिसंबर का दिन था, पहला दिन था, इनके पास बड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। तो इन्होंने क्या किया उस दिन ना, एक टेम्पररी प्रेसिडेंट चुन लिए। किसके? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, और उनका नाम आता है सचिंद्रनाथ सिन्हा। तो 9 दिसंबर को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अपना पहला टेम्पररी प्रेसिडेंट चुनती है, और वो कौन थे? सचिंद्रनाथ सिन्हा। ठीक है, ये उस समय के सबसे सीनियर या ओल्डेस्ट मेंबर थे। ठीक है, और ये फ्रेंच प्रैक्टिस को जो है हमने क्या किया? फॉलो किया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं। 11 दिसंबर 1946 को क्या होते हैं? इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, क्या होता है? 11 दिसंबर 1946 को इलेक्शंस होते हैं। किसके लिए? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए, या आप कह सकते हैं चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन के लिए। और जो परमानेंट चेयरमैन बनते हैं वो कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और जो वाइस चेयरमैन थे वो एक पर्सनैलिटी नहीं थे, वो थे दो। ठीक है, वो एक नहीं दो थे वो। और दो वाइस प्रेसिडेंट कौन कौन से थे? पहले आते हैं वीटी कृष्णमाचारी, और दूसरे आते हैं प्रोफेसर एच सी मुखर्जी। ठीक है, तो क्या होता है? 11 दिसंबर को ये इलेक्शंस लेते हैं, किनके लिए? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को चुनने के लिए। और ये प्रेसिडेंट चुन लेते हैं परमानेंट किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और वाइस प्रेसिडेंट किनको चुनते हैं? वीटी कृष्णमाचारी और प्रोफेसर एच सी मुखर्जी को। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब आता है आपका 13 दिसंबर 1946। मेरे हिसाब से आपको ये डेट जो है मार्क करनी चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
देखिए एक सिंपल सी चीज़ बताऊँ मैं आपको, मतलब ये सच में हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता, ये मैं अपनी तरफ से आपको एक जो है फिक्शन बता रहा हूँ। देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, ठीक है, ये हमें पता है। लोग आते हैं 9 दिसंबर को, कुछ नहीं करते हैं, टेम्परेरी प्रेसिडेंट चुनते हैं, चले जाते हैं। फिर 10 दिसंबर हो जाती है, 9, 10 फिर 11 को प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। फिर वो भी दिन चला गया, 12 भी हो गया, 4 दिन चले गए ना ये। अब 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू उठते हैं, सबसे पूछते हैं, भाई बताइए क्या करने आए हैं आप? वो कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने आए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूछा, भाई कॉन्स्टिट्यूशन आता है आपको? ठीक है, और ये हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब तो पढ़ाई पता भी नहीं होती थी लोगों को क्या होती है। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने 13 दिसंबर 1946 को क्या किया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस पास करवाए, मतलब पेश किए। ऑब्जेक्टिव आपको पता है क्या होता है, मकसद होता है। रेजोल्यूशंस क्या होते हैं, जो मैं आपसे वादा करता हूँ। इन्होंने बोला कि भाई मैं ना कुछ आपके सामने चीज़ें लेके आ रहा हूँ, ये चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होनी चाहिए। जैसे इन्होंने बोला हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, सेक्युलर होना चाहिए, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, रिपब्लिक होना चाहिए, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होनी चाहिए, रिलीजियस फ्रीडम होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जिनमें ये चीज़ें जो है होनी चाहिए, और हम इन चीज़ों के ऊपर क्या करेंगे, काम करेंगे, इन चीज़ों के ऊपर लॉज बनाएंगे। और हमें लगेगा कि अगर दूसरी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमें ये चीज़ें लेनी पड़े तो हम ये क्या करेंगे, लेंगे ज़रूर, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस लाए थे ना, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस ही आज के टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर को बोला कि भाई मैं ये चीज़ें लेके आ रहा हूँ, अगर आपको पसंद आती हैं, अगर आपको लगता है कि हमें ये काम करना चाहिए इनके ऊपर, वेल एंड गुड, अगर नहीं लगेगा तो आप मुझे मना कर देना। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बोला कि सर हमें थोड़ा टाइम दो। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा किस डेट को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस को अप्रूव किया था, और वो डेट आएगी 22 जनवरी 1947, ठीक है। तो ये देखिए, एक चीज़ के ऊपर 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल, पहले ये क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने लाए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब लाए, 13 दिसंबर 1946 को। और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कब अप्रूव किए थे, 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब अगली आपकी डेट आती है नेशनल फ्लैग एंड नेशनल सॉन्ग, ठीक है। नेशनल फ्लैग, ये नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम नहीं आएगा, ये मैंने गलती कर दी यहाँ पर। जो नेशनल फ्लैग है ना आपका, ठीक है, जो नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम है ये मैं बाद में बताऊंगा आपको। नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग अगर आपको पता होगा ये किसके द्वारा बनाया गया है, इट इज़ मेड बाय पिंगाली वेंकैया, ठीक है। किनके द्वारा बनाया गया, पिंगाली वेंकैया, ठीक है। तो जो पिंगाली वेंकैया ने जो हमारा नेशनल फ्लैग बनाया था ना, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इसको अप्रूव किया कि हम क्या करेंगे, 22 जुलाई 1947 को ये चीज़ एक्सेप्ट की थी कि ये तिरंगा पूरी उम्र हमारे देश का क्या रहेगा, झंडा रहेगा। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है, एक बड़ी छोटी सी आपको मैं चीज़ बता रहा हूँ जिससे आपको याद रहेगा। जिस जिस साल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश को आज़ादी में होंगे ना, जैसे सपोज करो कुछ साल पहले, 2 या 3 साल पहले हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हुए थे, या कुछ अब सालों के बाद क्या होगा, हमारे देश को आज़ाद हुए 100 साल हो जाएंगे। उसी साल जो है, याद रखना, हमारे तिरंगे को भी वही अकम्पलिशमेंट्स होंगी। जैसे कि मतलब जब हमारा देश 75 साल हुए थे, आज़ाद हुए, हमारे तिरंगे को भी अडॉप्ट हुए 75 साल हुए। हमारे देश को जब 100 साल हो जाएंगे आज़ाद हुए, तो हमारे तिरंगे को भी जो है 100 साल हो जाएंगे। और ये हमने तिरंगा कौन सी डेट को ऑफिशियली अडॉप्ट किया था, 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। चलिए अब आगे। 29 अगस्त 1947 को सबसे ज़रूरी कमेटी बनती है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, और वो थी कौन सी, ड्राफ्टिंग कमेटी। और ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे, ये हर कोई जानता है। द प्रेसिडेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज सर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। कौन थे, सर बी आर अम्बेडकर थे। और बी आर अम्बेडकर के बारे में आपको पता है, इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है इनको, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और क्या कहा जाता है इनको, इनको और कहा जाता है मॉडर्न मनु, ठीक है। एक और चीज़ मैं बता दूं, देखिए ये वीडियो मैंने आपको पहले ही कहा था थोड़ी सी लंबी हो जाएगी।
एक चीज़ याद रखना, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बना है कमेटीज़ के काम से। मतलब कि देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हम क्या किया हुआ है, बड़ी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशंस को क्या किया है, कॉपी किया हुआ है या बोरो कह सकते हैं। और ये काम हुआ था कमेटीज़ के ऊपर, ठीक है, कमेटीज़ के ऊपर हुआ था, जिसमें से एक ड्राफ्टिंग कमेटी भी आती है। हर कमेटी को जिम्मेदारी दी गई थी अपना काम करने के लिए। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनको नेशनल फ्लैग का डिपार्टमेंट दिया गया था। तो ये सब कमेटीज़ क्या करती थी, अपना काम करती थी, ड्राफ्ट बनाती थी, और वो किसको दे के अपना जो है ड्राफ्ट दे जाती थी, ड्राफ्टिंग कमेटी को। यही ड्राफ्टिंग कमेटी क्या करते थे, फिर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखते थे। तभी सबसे ज़रूरी जो कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, वो कौन सी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी। और 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है, जिसके प्रेसिडेंट कौन चुने जाते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब कंप्लीट हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और एक और चीज़, ये जो 26 नवंबर 1949 है ना, हम इसको किस रूप में मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे के। ठीक है, किस रूप में मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं। पर एक और चीज़ यहाँ पर नोट मैंने लिखा हुआ है, 19 नवंबर 2015 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया था कि हम 26 नवंबर को क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन को कितना टाइम लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन, और वो कब होते हैं, 2 साल 11 महीने 18 दिन, 26 नवंबर 1949 को पूरे। ठीक है, तो चलिए फिर अब आगे चलते हैं, जो और 2-3 चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट बताने की ज़रूरत है। अब एक और चीज़, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना है, 26 नवंबर को, पर हमने ना अपना कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को पूरे देश में लागू नहीं किया। ठीक है, अब देखिए हमें कितनी ज़्यादा खुशी हो रही थी, हम आज़ादी की राह पे थे। और एक और चीज़, कैबिनेट मिशन प्लान की शर्त क्या थी, हम आपको तभी आज़ाद करेंगे जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा। तो हमें तो बड़ी ज़्यादा जल्दी थी ना, कि जल्दी से हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं और जल्दी से क्या करें, कॉन्स्टिट्यूशन को पूरे देश के ऊपर क्या करें, लागू करें। पर हमने क्या किया, 2 महीने का वेट किया, और हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है कब लागू किया, 26 जनवरी 1950। अगर आपको पता होगा, ये जो 26 जनवरी है, इसको हम किस रूप में मनाते हैं, रिपब्लिक डे के रूप में। ये भी मैं आपको बताऊंगा रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमने 2 महीने क्यों वेट किया। इट वॉज सेलिब्रेटेड एज ए पूर्ण स्वराज डे। एक चीज़ याद रखना, 26 जनवरी 1929 को क्या हुआ था, पंडित नेहरू या पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है पहली बार बने थे प्रेसिडेंट। ठीक है, फर्स्ट टाइम क्या बने थे, प्रेसिडेंट बने थे, किसके, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है, और जिस साल ये क्या बने थे, लाहौर में प्रेसिडेंट बने थे ना, इस साल इन्होंने पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया था। पूर्ण स्वराज का मतलब होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो इन्होंने क्या किया था, 26 जनवरी का ही वो दिन था, इन्होंने बोला कि अब से हम क्या करेंगे, अंग्रेज़ी हुकूमत के साथ आज़ादी के लिए लड़ेंगे। ठीक है, और हम 26 जनवरी को डिक्लेयर करते हैं कि ये देश हमारा 26 जनवरी को क्या करेगा, इंडिपेंडेंस डे मनाएगा। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे मनाएगा। और आप माने या ना माने, 26 जनवरी 1929 से लेकर 26 जनवरी 1947 तक हमारे देश में अनऑफिशियल इंडिपेंडेंस डे मनाया भी जाता था। पर देखिए ना, एक देश, या आप 2 बर्थडेज नहीं ना मना सकते, उसी तरह एक देश 2 दिन आज़ादी नहीं ना मनाएगा। तो हमारा जो 26 जनवरी था ना, ये अपनी जो है इम्पोर्टेंस खो गया हुआ था। तभी हमने बोला कि 2 महीने हम वेट करेंगे, और फिर 2 महीने के बाद 26 जनवरी को हम क्या करेंगे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स करेंगे। तभी हम इसको क्या कहते हैं, रिपब्लिक डे कहते हैं। और एक और चीज़, रिपब्लिक नेशन वो नेशन होता है जहाँ पर किसी भी तरह का राजा नहीं होता। ठीक है, कोई भी तरह का जो है राजा नहीं होता है। और जो जो देश होता है, उसका जो सबसे बड़ा हेड होता है, वो लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, चुना जाता है। ठीक है, अब ये चीज़ समझ आ गई आपको, हमने क्यों 2 महीने वेट किया, क्योंकि 26 जनवरी हम क्या करते थे, इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते थे। और वो इंडिपेंडेंस डे का हम इम्पोर्टेंस खो गए हुए थे, तभी हमने 26 जनवरी को क्या किया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स किया। अब एक और चीज़, जो लास्ट मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, वो कब हुई थी, 24 जनवरी 1950। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का काम ख़त्म हो गया था।
तभी इन्होंने 24 जैन को मिले लास्ट में, इन्होंने क्या किए, फाइनल साइन किए, ठीक है, फाइनल साइन किए। और एक और चीज़, इन्होंने अपने आप को क्या किया था, प्रोविंशियल पार्लियामेंट के रूप में क्या कर दिया, तब्दील कर दिया। अब देखिए ना, इन्होंने बोला था कि जब तक इलेक्शंस ना होंगे तब तक हम क्या करेंगे, पार्लियामेंट का काम करेंगे। और हमारे इलेक्शंस हुए थे 1951 1952 के बीच में। तब तक ये जो है हमारी कॉन्स्टेंट असेंबली क्या रही थी, काम करती गई पार्लियामेंट का रूप का। और 24 जनवरी को इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट के रूप में चुना। अब एक और चीज़ मैं बता दूं, 24 जनवरी को और क्या हुआ है, जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, ठीक है, नेशनल जो सॉन्ग है ये आता है आपका वंदे मातरम। और मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है ये किन्होंने लिखा है। और जो हमारा नेशनल एंथम है, ठीक है, क्या आता है आपका, नेशनल एंथम आता है। और नेशनल एंथम आपको पता है जनगण मन, ठीक है, जनगण मन। और ये भी आपने मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना है ये दोनों नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम किन्होंने लिखे हुए हैं। ये हमने 24 जनवरी 1950 को ही ऑफिशियली अडॉप्ट किए थे। वो जो मैंने पीछे 22 जुलाई बताया था ना, 22 जुलाई को नहीं हुआ था, 22 जुलाई को खाली हमने तिरंगा अडॉप्ट किया था। जो हमारा जनगण मन और वंदे मातरम है ये हमने कब किया था, 24 जैन 1950 को क्या किया था, अडॉप्ट किया था। अब एक और चीज़, जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, उसमें थे 395 आर्टिकल्स। ये इतना बड़ा था कि 22 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया और ये 8 शेड्यूल्स में तोड़ा गया था। पर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स होती रहती हैं। अमेंडमेंट्स का मतलब होता है चेंजेस, ठीक है, कुछ चीज़ ऐड करना, कुछ चीज़ सब्ट्रैक्ट करना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अब जो है 444 प्लस या 447 कह सकते हैं आप, अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एट प्रेजेंट 444 प्लस आर्टिकल्स हैं। और ये जो है 25 पार्ट में टूट गया हुआ है, ठीक है, 25 पार्ट में अब ये डिवाइडेड है। जो पहले 22 पार्ट्स होते थे ना, अब कितने हो गए हैं, 25 पार्ट्स हो गए हुए हैं। और पहले कितने होते थे, 8 शेड्यूल्स होते थे, अब कितने हो गए हैं, इसमें 12 शेड्यूल्स हो गए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक था आपका इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री इन द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके आगे आते हैं आपके कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको शायद किसी ने कभी नहीं पढ़ाए होंगे। सबसे पहले, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सिंबल या सील लगी हुई है ना, वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की है। और उसका जो सिंबल आता है वो क्या है, एलिफेंट है। तो देयरफॉर द एलिफेंट वाज अडॉप्टेड एज द सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है। दूसरा, सर BN राव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, SSC JKPSC जो KS के एग्जाम लेते हैं उन्होंने भी इसके ऊपर बड़ी बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो क्या पता आपसे भी ये पूछा जाए। सर BN राव वाज अडॉप्टेड अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर या लीगल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है। जो फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको पता ना, BR अम्बेडकर। तो BN राव क्या थे, वो थे कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल एडवाइजर किसके, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। फिर उसके बाद HVR अयंगर वॉज अ सेक्रेटरी टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ये थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर और ये थे सेक्रेटरी। अब उसके बाद SN मुखर्जी वॉज द चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। चीफ ड्राफ्टमैन का मतलब हो गया जिसने सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद लिखा है, ठीक है, वो कौन थे, SN मुखर्जी थे। अब ये आती है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा वॉज द कैलीग्राफर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जी, कैलीग्राफी क्या होती है, उसको ब्यूटीफुली क्या करना, डेकोरेशन करना, ठीक है, ब्यूटीफुली लिखना, ठीक है, ब्यूटीफुली लिखना। जैसे आप कहते हैं ना कर्सिव राइटिंग होती है, ठीक है, जो कर्सिव राइटिंग होती है वैसे पैटर्न में लिखने वाले कौन सी पर्सनैलिटी थे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा वॉज द कैलीग्राफर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और एक और चीज, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वॉज हैंड रिटन बाय हिम इन ए फॉलोइंग इटैलिक स्टाइल। एक और चीज, इनमें और इनमें क्या फर्क है, इन्होंने क्या किया था, टाइप किया था, ठीक है, टाइप किया था। और इसको अपने हाथों से लिखने का, देखिए एक तरह के नोट्स मैंने बना दिए रफ, अब उसको फेयर करने हैं ना। रफ नोट्स किन्होंने बनाए थे, SN मुखर्जी ने। और उसको फेयर किसने किया था अपने हाथों से, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, ठीक है। अब जो ओरिजिनल वर्जन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको ब्यूटीफुली डेकोरेट किसने किए थे, 2 पर्सन थे, वो आते हैं नंदलाल बोस और दूसरे आते हैं बेहोहर राम मनोहर सिन्हा। एक और नई चीज़ आपने सीखी। अब एक और चीज़, जो हिंदी वर्जन था उसकी कैलीग्राफी जो है वो किनके द्वारा की गई थी, वसंत कृष्ण वैद्य। और इसको डेकोरेट किसने किया था, नंदलाल बोस ने।
तो ये 7 पॉइंट्स थे। अगर आपने पूरा ये टॉपिक पढ़ लिया है तो इन टॉपिक्स को भी भाई आपने क्या करना है, याद करना है, क्योंकि हम कुछ चांस नहीं ले सकते। अभी आपने कांस्टेबल का एग्जाम देखा था, कितना मुश्किल आया था। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर ऑल फॉर टुडे गाइस। आज का आपका टॉपिक जो है क्या था, हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है खत्म। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो जो आपकी आती है वो आती है सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो क्या आएगी आपकी, नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूं, वो आपकी आएगी सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, तो चलिए, आज का आपका पहला जो पिनाक बैच आपका आता है JKPSI का, उसकी आज की आपकी पहली क्लास थी। उम्मीद है आपको इससे जो है कुछ नया पढ़ने को मिला होगा, नया कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो के एंड में आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन पे बताना कि क्या ये वीडियो बेनिफिशियल थी, और आपको और कौन से सब्जेक्ट की साइमल्टेनियसली मैं आपको जो है पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ये आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। और हमारे चैनल को या इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू, बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। अभी आपकी सब इंस्पेक्टर की हमने तैयारी करवाना शुरू किया, आगे आगे हमने जो है जल्दी से पेस भी पकड़नी है। तो थैंक यू गाइस।